बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 फरवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे मौसम से शुरुआत करते हैं आज की खबर। तो 48 घंटे में बिहार का मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। इसका कारण वज्रपात और बारिश। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है, अब पश्चिमी विक्षोभ का असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 21 फरवरी को पश्चिमी चंपारण, जमुई, बांका सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 23 और 24 फरवरी को 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, बांका, नवादा और गया शामिल है। इन जिलों में वज्रपात, मेघ गर्जन और बारिश की संभावना है। वहीं पर गोपालगंज, मोतिहारी, सीतामढ़ी, सिवान, छपरा, वैशाली, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, रोहतास, गया, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जिलों में अधिकतम तापमान बढ़ा है। जब वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, पूसा, अगवानपुर, बेगूसराय, खगड़िया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, बेगूसराय, सासाराम और औरंगाबाद में अधिक तापमान में कमी आई है। दोस्तों राजनीति में आने के सवाल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपना पक्ष साफ करते हुए कहा कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 19 सालों से बिहार में विकास के कई काम किए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर के बार बार खड़े किए जा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि पिताजी पूरी तरीके से ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार की जनता से एक बार फिर से अपील करता हूँ कि हमारे पिताजी बिहार के एक परफेक्ट मुख्यमंत्री है। आप सभी लोग एक बार फिर से उन्हें 2025 के चुनाव में विजय बना करके मुख्यमंत्री बनाएं। वहीं पर उनसे राजनीति पर एंट्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में एंट्री नहीं करूंगा। हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं है, वो बिना बोले ही चले गए हैं, लेकिन इससे साफ है कि वे राजनीति में एंट्री नहीं करेंगे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। जहां एक बयान ने फिर से राजनीतिक अटकलों को जन्म दे दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से विशेष रूप से अनुपस्थित रहे, जिससे राजनीतिक अटकलें तेज हो गई है। उनकी अनुपस्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे साथ आने वाले हैं, तो फिर वही एनडीए की बैठक में क्यों शामिल होंगे। भाई वीरेंद्र के इस बयान से सियासी गलियारों में एक बार फिर से तूफान उठ गया है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली नहीं जाने को लेकर के भले राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन इन शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाने के पीछे कई कारण था। यह सीएम नीतीश कुमार का पहले से भी कार्यक्रम तय था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोहतास जिले में 1378 करोड़ रुपए की कुल 1220 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने 1110 करोड़ रुपए की 1971 परियोजनाओं का शिलान्यास और 268 करोड़ रुपए की 249 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। दोस्तों भारत सरकार ने देश में बेरोजगारी कम करने और फिर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद के लिए एक परिवार एक नौकरी योजना 2025 नामक एक नई योजना शुरू की है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। यह योजना ऐसे परिवारों के लिए बनाई गई है जहां अभी तक कोई भी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं है। इससे न केवल परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। सरकार का लक्ष्य 50,000 से अधिक परिवारों को सरकारी नौकरी प्रदान करना है। ये परियोजना सबसे पहले सिक्किम राज्य में शुरू की गई थी और फिर अब इसे पूरे भारत में लागू करने की योजना है। योजना का नाम एक परिवार एक नौकरी योजना 2025 है। दोस्तों देश का राजनीतिक फोकस अब दिल्ली से शिफ्ट होकर के बिहार की तरफ है। इस हिंदी भाषी राज्य में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में एनडीए की बैठक से आई मुस्कुराती तस्वीरों के बीच यूपी में भाजपा की सहयोगी सहोलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी अलग रणनीति पर काम करते हुए दिख रही है। जब ओबीसी वोटरों में लोकप्रिय ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बिहार में अभी से ही समीकरण सेट करने में जुट गई है। एसपी चाहती है कि बिहार में सीट शेयरिंग
शेयरिंग के समय भाजपा उसे 15 से 25 सीटें दें, इसके लिए एसबीएसपी ने अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। इसके तहत बिहार में पिछले 3 महीने में राज्य भर की पार्टी ने ताबड़तोड़ 24 रैलियां की है। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राज्य भर यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं। जब बिहार का राजनीतिक समीकरण देखें तो फिर यहाँ भाजपा और फिर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू के अलावा एनडीए के 3 और घटक दल हैं। इसमें चिराग पासवान की लोजपा, जीतन राम मांझी की पार्टी और फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है। अभी तक भाजपा ने बिहार में मुख्यमंत्री का पद अपने जूनियर पार्टनर जेडीयू को दे दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आगे बिहार चुनाव के समय सीट बंटवारे में एसबीएसपी के प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। जहां एक रिपोर्ट के मुताबिक एसबीएसपी नेताओं का दावा है कि उन्होंने पहले ही भाजपा नेतृत्व को बिहार की 25 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारियों में से अवगत करा दिया है। उन्होंने संकेत दे दिया है कि अगर बीजेपी उनकी पार्टी को पसंद की सीटें देती है तो फिर वे 15 सीटों पर समझौता कर सकते हैं। भाजपा के लिए चिंता की बात यह है कि ओबीसी वोटरों को साधने वाली इस पार्टी ने दूसरे दलों के साथ गठबंधन करने के लिए अपने विकल्प खुले रखे हैं। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आरा समेत आसपास की कई सीटों पर हार का सामना क्यों करना पड़ा था? लोकसभा चुनाव में आरा से प्रत्याशी रहे आर.के. सिंह ने आज खुद इसका खुलासा कर दिया है। आर.के. सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता ने गद्दारी की थी। उस नेता की गद्दारी के कारण ही मेरी हार हुई। इसी नेता ने पैसे देकर के पवन सिंह को खड़ा कर दिया था। आर.के. सिंह ने कहा है कि वे जिस बड़े नेता की बात कर रहे हैं वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्होंने पवन सिंह को चुनाव में खड़ा करवाया था। इसके कारण ही वोट का सारा समीकरण बदला और बीजेपी आरा समेत कई सीट हार गई। जहां आर.के. सिंह ने कहा कि मुझे सारी बातों की जानकारी मिल गई है। जहां आरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आर.के. सिंह ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह के कारण आप चुनाव हार गए। पवन सिंह की कोई गलती नहीं की। पवन सिंह कोई गलती नहीं की। पवन सिंह खुद चुनाव में खड़े नहीं हुए, उन्हें बीजेपी ने खड़ा कराया। यानी कि बीजेपी ने ही बीजेपी को हराया, अगर उसके कहने का मतलब देखा जाए तो। बीजेपी ने कहा था कि उन्हें आसनसोल से टिकट दिया जाएगा, फिर कहा कि टिकट नहीं देंगे। आर.के. सिंह ने कहा कि बीजेपी के कारण ही पवन सिंह चुनाव में खड़े हुए, अगर उन्हें आसनसोल से टिकट मिलता तो फिर वे काराकाट से चुनाव नहीं लड़ते। या काराकाट से भी वे अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हुए, उन्हें बीजेपी के एक नेता ने पैसा देकर के चुनाव में खड़ा करवाया। आर.के. सिंह ने कहा कि मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान ही पार्टी के बड़े नेताओं से कहा था कि आप लोग एक बार पवन सिंह से बात कर लीजिए तो फिर चुनाव मैदान से हट जाएंगे, लेकिन पार्टी ने मेरी बात नहीं सुनी। इसका नतीजा ये हुआ कि कुशवाहा वोट इस हमसे अलग हो गया। कुशवाहा जाति के लोगों ने कहा कि चूंकि काराकाट में राजपूत जाति के वोटर हमारी जाति के नेता को वोट नहीं दे रहे हैं तो फिर इसलिए हम भी आपको वोट नहीं देंगे। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि मेरे साथ और भी दगाबाजी हुई है, बूथ पर हमारा पोलिंग एजेंट और वोटर लिस्ट नहीं पहुंचा। अगर पवन सिंह के कारण कुशवाहा जाति के वोटर हमें वोट नहीं दे रहे थे तो फिर तो भी हमारी जीत हो जाती, लेकिन बूथ स्तर पर हमारे साथ गद्दारी की गई है, इसका कारण हम चुनाव हारे। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां चुनावी की तैयारी कर रही है। ऐसे में अब बिहार में नेता भी पाला बदल रहे हैं। आज पूर्व सांसद अली अनवर, जो कि पहले जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में थे, वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जी हां, चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद अली अनवर जेडीयू के कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और फिर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के समक्ष कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम जाकर के कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जी हां, सदस्यता लेने के बाद उन्होंने कहा कि साल 2017 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए थे तो फिर इस समय से मेरा संबंध पार्टी से खराब हो गया था। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है सही है, वह हमें अच्छा लगा। जब राहुल गांधी के सोच को देखते हुए हमने आज कांग्रेस की जो सदस्यता ली है, कांग्रेस ज्वाइन किया है और उनके ही नेतृत्व में काम करने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, महाकुंभ पर हमेशा कोई ना कोई विवाद चलता रहता है। एनजीटी की रिपोर्ट आने के बाद अब कुंभ के पानी पर विवाद बढ़ गया है। रिपोर्ट में सामने आया है कि संगम का पानी यानी कि महाकुंभ का पानी नहाने लायक नहीं है। पीने की तो दूर की बात, नहाने लायक भी नहीं बचा है। हाल ही में अभी योगी आदित्यनाथ ने कुंभ के पानी को लेकर के एक ऐसा बयान दे दिया जो कि आपको हैरान कर देने के लिए काफी है। क्योंकि एक तरफ जहां पर एनजीटी यानी कि जो पानी की जांच करते हैं वह कह रहे हैं कि ये पानी पीने लायक तो दूर की बात, नहाने लायक भी नहीं है। वहीं पर यूपी
के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कुंभ का पानी पीने लायक है। बताइए भला, जहां पानी नहाने लायक ना हो उस पानी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीने लायक बता रहे हैं। इसके बाद क्या था, बवाल मच गया। जहां बॉलीवुड से लेकर के राजनीतिक दलों के लोग इस पर जम करके हमला बोल रहे हैं। बॉलीवुड के एक सिंगर है जो काफ़ी फेमस जाने माने सिंगर है जिसका नाम विशाल ददलानी है। उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे बवाल मच गया। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर, गायक और कंपोजर विशाल ददलानी ने कुंभ के पानी को पीने लायक बताने पर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। विशाल ददलानी ने कहा कि नफरत करने वालों की चिंता मत करिए सर, हमें आप पर भरोसा है, प्लीज़ आगे बढ़िए और फिर कैमरे पर सीधे नदी से एक अच्छा चंकी गिलास लेकर के पीजिए। जी हाँ, विशाल ददलानी ने कहा कि आप खुद जाकर के पानी पिएं और लोगों को दिखाएं। विशाल ददलानी का इस पोस्ट से सोशल मीडिया पर भी बवाल मच गया है। जहाँ इसके अलावा एक स्टोरी में उन्होंने एनजीटी रिपोर्ट के बारे में कहा कि यदि आप पोचिस हैं, हैजा, एमीबायोसिस आदि के लाखों मामलों को नहीं देख सकते हैं तो फिर आप बहुत खास हैं। कृपया आगे बढ़ें और अपने परिवारों को सीवरेज में डुबा दें, आपको और पावर मिलेगी। दोस्तों, बिहार के बेतिया जिले में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर देह व्यापार चलाने वाले बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। ये सिंडिकेट लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में डांस कराने के नाम पर अलग अलग राज्यों से बिहार बुलाता था और उसके बाद लड़कियों से गलत काम करवाता है। जब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर मिशन मुक्ति फाउंडेशन और फिर बेतिया पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी करके ऑर्केस्ट्रा के नाम पर देह व्यापार के बड़ा सिंडिकेट चलाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को हिरासत में लेते हुए 15 किशोरियों यानी कि लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा से मुक्त करवाया है। जब मुक्त कराई गई लड़कियां पश्चिम बंगाल और फिर नेपाल की रहने वाली है। मिल रही जानकारी के अनुसार बेतिया की नौतन, बेरिया और फिर जगदीशपुर में जब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर टीम पहुंची तो फिर ऑर्केस्ट्रा के नाम पर लड़कियों के साथ शोषण के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। इस खुलासे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल और फिर नेपाल से नाचने के नाम पर लड़कियों को बिहार लाया जाता है और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उसके साथ गलत काम करवाया जाता है, गंदा खेल खेलवाया जाता है। जब मिशन मुक्ति फाउंडेशन के निदेशक वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जिस उम्र में इन लड़कियों को जीवन संवारने की ज़रूरत थी उस समय उन्हें गर्भवती करके गर्भपात के जरिए मौत के मुंह में ढकेल दिया जाता है। ऑर्केस्ट्रा से रेस्क्यू होकर के लौटी लड़कियों के खुलासे के बाद सिस्टम पर बड़ा सवाल उठ रहा है। ऑर्केस्ट्रा में लड़कियों के साथ हो रही इस दर्दनाक कहानी में कई दर्द छिपे हुए हैं। वहीं पर एक लड़की ने बताया है कि संचालक के साथ ही कई लोगों ने 14 साल की एक मासूम बहनों के साथ गलत काम किया। वहीं पर जब लड़की गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात भी करा दिया गया। जब बिहार के कई इलाकों में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में देह व्यापार की शिकायत कोई नई नहीं है, लेकिन बेतिया में जो खुलासा हुआ है वह इंसानियत के साथ इस सिस्टम पर भी बड़ा सवाल जरूर उठ रहा है। दोस्तों, शरीर के टॉक्सिस को साफ करने और फिर पूरे शरीर में रक्त का संचार सही तरीके से चलाने में भी लीवर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह बाइल या फिर पित्त जिसका निर्माण आपके लीवर में होता है, शरीर में जमा फैट को कम करने वाला तत्व है। लीवर अगर ठीक तरीके से काम नहीं करता तो फिर आपके पूरे शरीर पर इसका असर दिखाई दे सकता है। लीवर में आने वाली गड़बड़ियों के चलते आपको अलग अलग तरह के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। डाइट और लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए कुछ गलतियों के कारण लिवर पर बुरा असर पड़ता है और इससे लिवर से जुड़ी हुई बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगता है। लिवर फंक्शनिंग से जुड़ी हुई गड़बड़ियों के कारण फैटी लिवर डिजीज का रिस्क भी बढ़ सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे लिवर में फैट जमा होने लगता है और फिर सूजन बढ़ने लगती है। लिवर में आने वाली इस समस्या के चलते लोगों को हाथों, पैरों और फिर शरीर के अन्य हिस्सों पर कई तरीके के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लिवर पर बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि बहुत से लोग लिवर की समस्या से जूझ रहे हैं, लिवर की परेशानी से जूझ रहे हैं, या उनको पता नहीं होता है कि लिवर की उनकी समस्या है। जी हाँ, इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर जिसका भी लिवर में समस्या हो तो उसको कई संकेत देते हैं जो आपको भी बता रहे हैं। उनमें से आपको बता दूं कि लिवर डैमेज और फिर फैटी लिवर डिसीज के कुछ लक्षण चेहरे और मुंह या फिर दांत के आसपास भी दिखाई दे सकते हैं। इन लक्षणों के बारे में हम आपको बताएंगे।
आपको बता दूं कि अगर आपके चेहरे का आकार अचानक से बड़ा या फूला हुआ महसूस हो रहा हो तो हो सकता है कि आपके लिवर में किसी तरह की खराबी के कारण ऐसा हुआ हो। लिवर में खराबी आने से शरीर में पानी जमा होने लगता है और वाटर रिटेंशन की समस्या होने लगती है। इससे चेहरा पर सूजन बढ़ सकती है और चेहरे पर आकार बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। लिवर में खराबी का एक संकेत गर्दन के आसपास की स्किन का रंग डार्क होने लगती है। जब लिवर में किसी भी तरह की खराबी आ जाने से शरीर में प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की समस्या होने लगती है। साथ ही साथ शरीर में इंसुलिन का स्तर भी असंतुलित हो जाता है। इन सब के चलते स्किन का रंग डार्क होने लगता है। लिवर खराब हो जाने के चलते स्किन पर गंभीर लक्षण दिख सकते हैं, जैसे डार्क स्पॉट और फिर मुंह के आसपास के हिस्से में छोटे छोटे दाने या फिर छाले बनना भी लिवर की कमी बीमारी का संकेत हो सकते हैं। इसलिए इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को बहुत अधिक खुजली की समस्या महसूस होती है, अक्सर उन्हें लिवर टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है। लिवर डैमेज के कारण स्किन पर एक्जिमा के लक्षण बढ़ जाते हैं। इससे खुजली और रैशेज की परेशानी बढ़ जा सकती है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भविष्यवाणियों का दौर शुरू हो गया है। इस बार चर्चा का केंद्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जहां हाल ही में एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस दावे के साथ बिहार की सियासत गर्मा गई है और विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब सवाल है कि आखिर कौन ये भविष्यवाणी कर रहा है। तो आपको बता दूं कि ये भविष्यवाणी राजनीतिक विश्लेषकों और फिर कुछ ज्योतिषाचार्यों द्वारा की गई है। जब कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट आई और 2025 में उन्हें जनता से वैसा समर्थन नहीं मिलेगा। वहीं पर ज्योतिषीय गणना के आधार पर भी कहा जा रहा है कि उनकी कुंडली में सत्ता से दूर होने के संकेत हैं। वहीं पर विपक्ष क्या कह रहा है इस मामले पर? वहीं पर आरजेडी और बीजेपी दोनों ही इस भविष्यवाणी को अपने तरीके से भुना रहे हैं। आरजेडी का दावा है कि नीतीश कुमार जनता से कट चुके हैं, अब बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। वहीं पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला। वहीं पर जेडीयू ने इस दावे को महज अफवाह बता करके खारिज कर दिया है और कहा है कि जनता तय करेगी कि 2025 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चावल खाने से क्या हानिकारक बीमारी हो सकती है? चावल में एक ऐसी बीमारी छुपी हुई जिसको जानकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, मैं उन्हीं चावल की बात कर रहा हूँ जो चावल आप अपने घर में रोज खाते हैं, रोजाना। आपको बता दें कि चावल खाना लगभग सभी को पसंद है और सभी लोग इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। मैं भी खाता हूँ। जी हाँ, मैं भी उनमें से हूँ, चावल प्रेमी। लेकिन क्या आपको पता है कि यही चावल आपके शरीर को कुछ ऐसे नुकसान पहुँचाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना होगा। अक्सर लोग चावल का सेवन लजीज पकवानों के साथ करते हैं। इसके अलावा यदि भोजन के थाली में चावल ना हो तो फिर खाना अधूरा सा लगता है, और यदि चावल थाली में हो तो फिर बस देखकर ही लगता है कि अब पेट भर जाएगा। आप लोगों को शायद पता हो कि चावल दो प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद और दूसरा पीले रंग का होता है, जिसे ब्राउन राइस भी कहते हैं। इनमें से सफ़ेद चावल हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। जहाँ अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दोनों चावल ही तो है, तो इनके रंग में ये अंतर कैसे होता है? तो वैसे शायद कुछ लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन आपको बता दें कि सफ़ेद चावल के ऊपर की एक परत को अगर निकाल दिया जाए तो जिसे आप भाषा में पॉलिश चावल कहते हैं, और इसी के विपरीत पीले चावल के ऊपर की परत को नहीं निकाल सकता है, क्योंकि इसे पहले धान की स्थिति में हल्की आंच पर पकाया जाता है, जिससे इसकी परत सख्त हो जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब चावल इतना नुकसानदायक होता है तो फिर मार्केट में इतना ज़्यादा क्यों चावल बिकता है? तो इसका एक मुख्य कारण है कि जब चावल की पॉलिशिंग होती है तो फिर इसका लगभग 95% पोषक तत्व निकल जाती है, जिससे कि इस चावल को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है और ये ख़राब नहीं होता है। या वैसे लगभग सभी प्रतिदिन सफ़ेद चावल का ही सेवन करते हैं। आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ। रोज़ सफ़ेद चावल सभी लगभग खाते हैं, 99% लोग। अधिकतर लोगों को चावल के बारे में बस इतना पता रहता है कि चावल खाने से पेट निकलता है, यानी कि पेट बढ़ जाता है, मतलब मोटापा बढ़ जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा चावल खाने से बहुत ही भयंकर नुकसान होते हैं, जैसे आपको ज़रूर जाननी चाहिए, जिससे कि समय रहते आप घातक परेशानियों से अपने शरीर को बचा सकें। जब बहुत से लोगों की हमेशा तबीयत खराब रहती है, जब ठीक हुए कुछ ही दिन होते हैं नहीं कि फिर से कुछ ना कुछ परेशानी शुरू हो
हो जाती है, जिसके कारण उन्हें बार बार दवाइयाँ खानी पड़ती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण शरीर में अम्लता का बढ़ना भी हो सकता है। सफ़ेद चावल एक अत्यधिक अम्लीय भोजन है जो आपके शरीर को बहुत अम्लीय बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में अम्लता आज के समय के रोगों के मुख्य कारण में से एक है। आपको शायद पता होगा कि इंसान के पेट की सफाई करने में फाइबर्स बहुत ही मददगार होता है। चावल के सेवन से पेट की बहुत सी बीमारियां होती है क्योंकि चावल में फाइबर्स नहीं पाया जाता और ये पेट में ज्यों के त्यों ही रहता है, जो कि पेट में रोगों को जन्म देती है। आपने देखा होगा कि जब आप चावल खाएंगे, चावल खाने के तुरंत बाद आपको सुस्ती आ जाती है, नींद सा आ जाता है। बहुत से स्टूडेंट क्लासरूम और फिर जॉब करने वाले लोग अपने ऑफिस में सो जाते हैं। वैसे कोई नहीं चाहता है कि वो सोएं, कोई नहीं सोना चाहता है, लेकिन नींद और थकान इतनी ज़बरदस्त होती है कि अपने से ही शरीर झपकियाँ लेने लगता है। इसका मुख्य कारण चावल हो सकता है क्योंकि चावल में विटामिन B1 पाया जाता है, जिसके कारण शरीर आलस का शिकार हो जाता है। इसके अलावा इसके सेवन से दिमागी थकान भी हो जाती है, जिससे बच्चों का पढ़ने और फिर जॉब्स वाले व्यक्तियों का काम में मन नहीं लगता है, जिसके चलते वे सबसे पीछे रह जाते हैं। आप भी शायद चावल खाते होंगे तो आपको भी ये तो जरूर एहसास होता होगा, थकान वाली एहसास। जहां आपको बता दूं कि आज के समय में किसी भी व्यक्ति को मधुमेह या फिर डायबिटीज हो सकती है, जिसका कारण चावल का सेवन भी हो सकता है। यानी कि डायबिटीज होना भी चावल हो सकता है, शुगर की बीमारी, क्योंकि चावल का सेवन करने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और शुगर हाई लेवल तक पहुंच जाता है, जो मधुमेह के मरीजों के लिए बहुत घातक हो सकता है। दोस्तों, बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता RK सिंह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर लोकसभा चुनाव हरवाने का आरोप लगाया था। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये उनका आंतरिक मामला है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि एनडीए के सहयोगी दलों में कोई भी समन्वय नहीं है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए में सिर्फ सौदेबाजी होती है, उन्हें जनता से कोई भी मतलब नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिहार आज भी शिक्षा, रोजगार और फिर विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि एक गाड़ी को 15 साल से ज़्यादा चलाने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग 20 साल से सत्ता पर काबिज हैं और बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। वहीं पर केंद्र सरकार के बजट को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को ठगा गया है, या बिहार को ना तो कोई विशेष पैकेज मिला और न ही कोई बड़ा निवेश। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी और फिर महंगाई चरम पर है, लेकिन सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करने में लगी हुई है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार की जनता बदलाव के मोड़ में है। उन्होंने कहा है कि पिछले बार हम चुनाव जीत चुके थे, लेकिन गड़बड़ी करके हमें 12,000 वोटों से पीछे कर दिया, लेकिन इस बार जनता ने ठान लिया है कि पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा और बिहार में नई सरकार बनेगी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संयोजक जीतन राम मांझी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में दलित समागम के नाम से एक बड़ी रैली करेंगे। उनकी इस रैली से पहले अब सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी के दलित नेता और गया लोकसभा क्षेत्र से जीतन राम मांझी के प्रतिद्वंदी रहे विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर कुमार सुरजीत ने जीतन राम मांझी को खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर जीतन राम मांझी को लगता है कि हम दलितों के नेता हैं तो अकेले एक बार चुनाव लड़ करके देखें। हम बीजेपी को भी कहेंगे कि एक बार जीतन राम मांझी को मौका दें कि वे अकेले चुनाव लड़े। जीतन राम मांझी खुद मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकते। जी हाँ, कुमार सर्वजीत ने कहा कि मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। जीतन राम मांझी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, यह कहने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनका चरित्र इस तरह का है कि वे जिस मंदिर में जाते हैं उसी धर्म को अपना लेते हैं। सत्ता के प्रति वे लालची हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से विनती की थी कि वे अपने बेटे को राजनीति में चमकाना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव ने उनके बेटे को MLC बनाया, बाद में मंत्री भी बना दिया। इसका कर्ज भी वे अभी तक लालू यादव का नहीं उतारे हैं। इतने अनुभवी नेता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते हैं। डॉक्टर कुमार सर्वजीत ने कहा है कि इनको लगता है कि ऐसे बोलने से उन्हें कोई प्रधानमंत्री बना देगा। यह समय की मांग है, समय एक दिन आएगा और उनकी भाषा का हिसाब पूरे बिहार की जनता देगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान देते हुए आज JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 100 संजय झा भी पैदा हो जाए या 100
विश्वकर्मा भी आ जाए, लेकिन पूर्णिया से मखाना बोर्ड किसी भी कीमत पर नहीं जाने दिया जाएगा। जी हाँ, बिहार की राजनीति में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान देते हुए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 100 संजय झा भी पैदा हो जाए या 100 प्रधानमंत्री भी आ जाए, लेकिन पूर्णिया के से मखाना बोर्ड किसी भी कीमत पर नहीं जाने दिया जाएगा। जहां पप्पू यादव ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि ये पूर्णिया की जनता से उनका वादा है जिसे वे किसी भी हाल में निभाएंगे। उन्होंने कहा कि जेडीयू के नेताओं को ये गलतफहमी हो गई है कि वे जब चाहें पूर्णिया से मखाना बोर्ड छीन सकते हैं, लेकिन ये कभी भी कबूल नहीं होगा। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि पूर्णिया को बिहार की उप राजधानी घोषित किया जाए। उन्होंने कहा है कि जिस दिन मुख्यमंत्री पूर्णिया को उप राजधानी बनाएंगे उसी दिन मैं उनके चरण पादुका पूजन करूंगा। उन्होंने दावा किया है कि सितंबर महीने से पहले पूर्णिया एयरपोर्ट से फ्लाइट की शुरुआत हो जाए। उन्होंने कहा कि पूर्णिया की जनता को हवाई सेवा का हक मिलना चाहिए और उसके लिए मैं जो भी करना होगा करूंगा। पूर्णिया के विकास के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, क्योंकि यहाँ की जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है। पप्पू यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चुनौती का क्या जवाब देते हैं। दोस्तों, 12वीं क्लास को पास करने के बाद कई छात्र छात्राएं मेडिकल लाइन या फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाने के लिए कोचिंग करते हैं। प्राइवेट संस्थानों की फीस बहुत महंगी होती है, इसलिए तंगी से जूझ रहे परिवारों के बच्चों इन कोचिंग संस्थानों में एडमिशन नहीं ले पाते। होनहार होने के बावजूद भी ऐसे छात्र वंचित रह जाते हैं। जब कुछ ऐसे ही होनहार छात्रों के लिए बिहार सरकार की ओर से फ्री कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। बिहार सरकार फ्री नीट और जेईई मेंस की कोचिंग कराती है, लेकिन इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है और इसके बाद एक इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद आपको कोचिंग में एडमिशन मिल जाता है। बिहार बोर्ड के सुपर 50 कोचिंग क्लास में फ्री में नीट और फिर जेईई की तैयारी करवाई जाती है। इस फ्री कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए पूरी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। बिहार बोर्ड फ्री जेईई मेंस और फिर नीट कोचिंग के एंट्रेंस देने के लिए आपको coaching.biharboardonline.com पर जाकर के आवेदन करना होगा। जब एप्लीकेशन ठीक से पढ़ करके भरें और फिर सभी जानकारियाँ पूरी तरीके से आप सही भरें। जो होनहार छात्र इस पर अप्लाई करना चाहते हैं वे 22 फरवरी से शुरू कर सकते हैं, यानी कि आज से। फ्री कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 12 मार्च तक रहेगी। अगर आप भी इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द कर सकते हैं। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार के भागलपुर जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के रूप में 22,000 करोड़ रुपए की राशि भेजेंगे। जब पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने छोटे किसानों की जिंदगी बदली है। ऐसे किसान जो लघु और फिर सीमांत है, विशेष करके उनकी खाद बीज की जो आवश्यकता होती थी उसे पूरा करके उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के रूप में 22,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। यह पिछली बार 9 करोड़ 60 लाख किसानों को इसका लाभ मिला था। इस बार किसानों की संख्या बढ़ी है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि अब तक लगभग 3,86,000 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में डाली जा चुकी है। 19वीं किस्त डालते ही ये राशि बढ़कर के 3,68,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी की योजना है। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी सामने आई है। बिहार सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को गति दी जा रही है और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के अंतर्गत 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की संभावना जताई जा रही है। इसी भर्ती के तहत छात्रों के लिए सरकारी स्कूलों में टीचर बनने का सुनहरा अवसर मिलने वाला है। जी हाँ, इस बार के बिहार शिक्षक भर्ती में उन सभी खाली पदों को भी शामिल किया जाएगा जो पहले चरण में चयनित नहीं हो पाए थे। जब बिहार में शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। बीपीएससी ट्राई 3.0 के दौरान चयनित उम्मीदवारों के खाली पदों को भी इस नई भर्ती प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा, जिससे 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का नोटिफिकेशन मार्च 2025 में होली के आसपास जारी होने की संभावना है। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा इस भर्ती के संबंध में कोई भी आधिकारिक तारीख अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि होली तक ये नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। यह बिहार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा जारी किया जाएगा और इसके बाद ऑनलाइन आवेदन
आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को निर्धारित शर्तों के आधार पर अपनी पात्रता साबित करनी होगी, जिसके बाद लिखित परीक्षा और फिर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 9 महीने का वक्त है। सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। जहां पार्टी के नेताओं में जातीय गोलबंदी और फिर कार्यकर्ताओं को लुभाने की तैयारी हो रही है, तो फिर सीटों के तालमेल पर भी अब चर्चा होने लगी है। महागठबंधन में ऐसी चर्चा जोरों पर होने लगी है कि इस बार मुकेश सहनी महागठबंधन में ज़्यादा सीट लेने का दावा कर सकते हैं और ऐसे में कांग्रेस की सीट में कटौती की जा सकती है। अब इसको लेकर के कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस को कम आंकने की भूल कतई ना करें। 70 से कम सीट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अजीत शर्मा ने कहा कि हमारे अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हम लोग 2025 में कम से कम 50 सीट जरूर जीतेंगे, तो निश्चित तौर पर हम लोग उसकी बात से सहमत हैं। और रही बात महागठबंधन में कितनी सीट मिलेगी, तो फिर पिछली बार हमें 70 सीट मिली थी, उससे कम सीट का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अजीत शर्मा ने कहा है कि 70 सीट तो हम हर हाल में लेंगे, कांग्रेस को कोई कम आंकने की भूल ना करें। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बिहार में पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से दिखेगी। हम भागलपुर से आते हैं, जब बीजेपी हिंदू मुस्लिम की थी और बीजेपी को जब मात्र 2 सीट और फिर उस वक्त उसको अचानक 82 सीट आई थी, लेकिन भागलपुर में कांग्रेस ही जीती थी। भागलपुर की जनता कांग्रेस को चाहती है, तो फिर अब पूरे बिहार कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी जल्द ही क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट का रिजल्ट जारी कर सकता है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार बोर्ड क्लास 12 के नतीजे के मार्च में जारी करेगा, वहीं 10वीं के रिजल्ट अप्रैल में जारी किया जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता देंगे कि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 के बीच हुई थी। वहीं पर क्लास 10 के एग्ज़ाम 17 फरवरी के 25 फरवरी 2025 के बीच आयोजित की जा रही है। इस साल कक्षा 10 की परीक्षा में 15 लाख से अधिक स्टूडेंट शामिल हुए, जिनमें करीब 8 लाख लड़कियां और 7 लाख लड़के रहे हैं। वहीं पर कक्षा 12 में 12 लाख से अधिक स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया था। स्टूडेंट बिहार बोर्ड के नतीजे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboard.online.bihar.gov.in पर देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा, इसके बाद रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नया पेज खुलने पर आपको अपनी क्लास और फिर रोल नंबर लिख करके आगे बढ़ना होगा। ऐसा करते ही आपकी रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो जाएगी। आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। हालांकि अब तक कोई डेट सामने नहीं आई है, इसलिए स्टूडेंट बोर्ड की वेबसाइट पर कुछ समय पर चेक करते रहें। दोस्तों, किशनगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है। किशनगंज में परीक्षा देने आई कई छात्र अचानक से रोने लगी और चिल्लाने लगी। जब पूरा मामला किशनगंज सदर प्रखंड के साल की स्थित मध्य विद्यालय का है। शुक्रवार को मैट्रिक की परीक्षा देने पहुंची आधा दर्जन छात्राएं अचानक से ही रोने और फिर चिल्लाने लगी, जिसकी वजह से मौके पर अभिभावकों की भीड़ जुट गई। द्वितीय पाली में विज्ञान की परीक्षा शुरू होने से पहले करीब आधे घंटे तक विद्यालय में अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। विद्यालय के बाहर मौजूद कई अभिभावकों ने बताया है कि छात्राएं अचानक जिस तरह का व्यवहार कर रही थी, उससे अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। एक व्यक्ति ने बताया है कि छात्राओं के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ विद्यालय से बाहर तक आ रही थी और छात्राएं बदहवास हो रही थी, जिसकी वजह से अभिभावकों और फिर शिक्षकों के हाथ पांव फूलने लगे। एक अभिभावक ने कहा कि छात्राएं नेगेटिव एनर्जी यानी कि भूत प्रेत का शिकार हो गई थी। एक स्थानीय व्यक्ति मोहम्मद गुड्डू अंसारी ने बताया है कि इससे पहले भी एक छात्र जो कि विद्यालय में पढ़ती थी, वह भूत प्रेत का शिकार हो गई थी, जिसने बाद में पढ़ाई छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि स्कूल में भूत है, जिसकी वजह से छात्राएं रोने और चिल्लाने लगी थी। जब वहीं पर आनंद फरण में स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया गया। इसके बाद बेलवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और छात्राओं की जांच की गई। ये मामला करीब 1 घंटे तक चला। जब इस दौरान परीक्षा देने पहुंची अन्य छात्राएं भी परेशान रही। जब प्रधान शिक्षक तमाल कुमार घोष ने बताया है कि कुछ छात्राएं परीक्षा देने पहुंची और फिर वे अचानक भूत भूत बोल करके रोने लगी। उन्होंने कहा है कि छात्राओं को समझाया गया कि यहाँ कोई भी भूत नहीं है और स्वास्थ्य विभाग को भी सूचित किया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने छात्राओं की जाँच की। तमाल घोष ने कहा कि गणित की परीक्षा के दिन एक छात्र का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से वह कांप रही थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के जरिए की गई जांच के बाद सभी छात्राएं परीक्षा दे रही है। ऐसा लगता है कि प्रश्न पत्र कठिन रहने की वजह से इस तरह की घटना हुई है।
दोस्तों, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली के आरोपों पर बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने कोचिंग संचालक खान सर उर्फ फैजल खान को जवाब दिया है। बीपीएससी ने अभ्यर्थियों से कहा है कि खान सर जैसे गुरु जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठे और गलत हैं। जब अभ्यर्थी उनके बहकावे में ना आए, 2 जिलों के डीएम की रिपोर्ट से खान सर की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि खान सर ने बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है और जहाँ उन्होंने इसका नाम 2.0 दिया है। खान सर ने आरोप लगाया है कि बीपीएससी ने 17वीं पीटी परीक्षा में गड़बड़ी की। पटना के बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की गई थी या इसकी परीक्षा फिर से ली गई थी। खान सर ने कहा था कि बीपीएससी ने फिर से ली गई परीक्षा में वैसे प्रश्न पत्र दिए जिन्हें कूड़े में फेंकना था। खान सर ने यह भी कहा था कि नवादा और फिर गया जिले की ट्रेडजी से बीपीएससी के प्रश्न पत्र गायब हुए थे। वहीं पर बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने आज खान सर को बेहद तीखा जवाब दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीपीएससी की ओर से लिखा गया कि इस गुरु द्वारा विभिन्न सोशल मीडियाओं प्लेटफॉर्म पर लगातार साक्षात्कार देकर के आयोग के प्रति अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। जब कुछ दिन पहले इनके द्वारा नवादा एवं गया जिले के कोषागार से एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र गायब चोरी हो जाने के संबंध में मनगढ़ंत आरोप लगा करके अभ्यर्थियों को इस कथन के साथ दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई है कि इसका प्रमाण उनके पास मौजूद है। बीपीएससी ने कहा है कि ऐसे खोखले दावे जिला पदाधिकारी गया एवं नवादा के निम्न प्रतिवेदनों से खुद खारिज हो जाते हैं। बिहार के सभी युवाओं, छात्रों, अभिभावकों को सतर्क किया जाता है कि ऐसे गुरुओं एवं विशेषज्ञों के काल्पनिक, भ्रामक एवं बेबुनियाद दावों का पर भरोसा न करें। अभ्यर्थी किसी भी जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट एवं सोशल मीडिया हैंडल का अनुसरण कर रखें। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब बिहार में भी बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी। ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये दावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने किया जब वे मुजफ्फरपुर में केंद्रीय बजट पर आयोजित एक परिचर्चा में शामिल हुए, जहां उन्होंने बिहार के विकास को लेकर की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। आपको बता दो कि परिचर्चा के दौरान संबित पात्रा ने कहा कि इस बार की केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों को ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वे केवल बिहार को दरकिनार किए जाने की गलत बयानबाजी करने में लगे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार को जितना इस बजट में मिला है उतना पहले कभी नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार से विशेष लगाव है। यही वजह है कि इस बजट में किसानों, बेरोजगारों और फिर अन्य तबकों के लिए विशेष योजनाएं चलाई गई है। बिहार की सोच और फिर विकास की दिशा को बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और फिर ये विपक्षी दलों को हजम नहीं हो रहा है।